नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी की और पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी को टाइगर के दीदार भी हुए। बता दें कि देर रात रामनगर पहुंचे सीएम धामी सुबह सुबह कॉर्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गेट पर ही खड़े पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार किया और पार्क के अंदर जाते ही हिरन का पीछा करते टाइगर का दृश्य देख के वे रोमांचित हो गए। वहां खड़े पर्यटक भी अपने बीच सफारी वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने सीएम धामी को देख रहे और हैरान हो रहे थे। बिना किसी सुरक्षा तंत्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां भी पर्यटकों के साथ टाइगर पर्यटन की चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने झिरना विश्राम गृह में अल्प विश्राम किया। गश्त करने वाले फॉरेस्ट कर्मियों के साथ चाय पी। सीएम धामी ने सुरक्षा निगरानी के लिए ड्यूटी करने वाले हथियारों को भेजना भी खिलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में एआरटीओ कार्यालय में अचानक छापा मारा, जिसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार की रात विश्राम के लिए रामनगर पहुंचे थे। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री दोपहर में अचानक एआरटीओ कार्यालय छापा मारते पहुंच गए। इसके बाद उनके साथ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों में भी अफरा तफरी मच गई और तो और कई एजेंट भी अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। बता दें कि सीएम धामी ने यहां छापामार कार्रवाई के दौरान कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच की और वाहनों के पंजीकरणों में भी की जा रही है लापरवाही पर नाराजगी जताई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सरकारी कार्यालय में जनता को चक्कर न लगाने पड़े और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ जनता को राहत दें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता के कार्यों में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान डीएम वंदना सिंह और एएसपी प्रहलाद नारायण मीना समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। जो आम जनता के काम हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की संतुष्टि, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का एआरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर। के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य स्थितियों में या वाहनों पर ओवरलोडिंग की स्थिति है, उन सभी को देखा है यहाँ पर और निर्देश दिए हैं कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्य प्रणाली जो हम प्रदेश के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, इससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीओ ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ पर देखा है तो कम पेंडेंसी है, इनको हम लोगों ने जरूरी और निर्देश दिए हैं। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां उत्तराखंड सरकार में नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खटीमा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर लचर कानून व्यवस्था, बदहाल सड़क, बिजली, पानी, आपदा से हुए नुकसान, अवैध खनन, अतिक्रमण के नाम पर सरकार की ओर से उजाड़ने की कार्यवाही, भूमि का मालिकाना हक न देने, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और जनहित के मुद्दों पर वार्तालाप करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस मौके पर आर्य ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान काफी परेशान हैं। क्रय केंद्रों को समय पर सुचारू न करने से किसान अपनी फसलों को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता त्रस्त है, अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, प्रदेश में माफिया राज कायम है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया सरकार के संरक्षण में फल फूल रही है। अतिक्रमण के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार मंदिर, मस्जिद और मज़ारों को ध्वस्त कर रही है। लोगों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा। पूरे प्रदेश की जनता में डर है और भय का माहौल है, लेकिन सरकार कोई सूद नहीं ले रही है।
किसानों के साथ जाति और जुल्म इस सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना करेंगे, लेकिन दुगना करने के बजाय आज जो हमारे काश्तकार, छोटे काश्तकार हैं, मझोले काश्तकार हैं, सरकार की नीति और नियत की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक धान के क्रय केंद्र तक खुले नहीं है, अगर खुले हैं तो चंद खुले हैं, और आधी धान की फसल मार्केट में आढ़तियों को, बिचौलियों के द्वारा खरीदी जा चुकी है कम मूल्य पर, और काश्तकार धान को बेचने को मजबूर हैं। जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, अगर सरकार ने निर्देश दिए हैं तो अधिकारियों की मिली भगत रही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सवाल आज हमारे सामने है कि आखिरकार सरकार की नीयत, सरकार की मंशा पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये भाजपा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए मैंने आज कई क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ आती है, सरकार खामोश हो जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि खनन माफियाओं को पूरा सरकार ने संरक्षण दे रखा है, और बेलगाम अधिकारियों और खनन माफियाओं की एक सांठगांठ है। पूरे प्रदेश को खोलने का काम सरकार ने किया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, महंगाई अपनी है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे। सामाजिक न्याय है, विकास है, महंगाई है, बेरोजगारी है और कानून व्यवस्था है। इन मुद्दों को लेकर हम आने वाले जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे। हम कांग्रेस एक होकर इस चुनाव को लड़ेगी, और निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, हमें लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी। कांग्रेस के प्रति लोगों का माहौल। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की आलोचना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्हें प्रचार मंत्री करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं तो वह यहां पर केवल कोरी घोषणाएं करके ही जाते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दौरे के दौरान 2000 करोड़ रुपए की घोषणा को लेकर कहा कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से शिलान्यास किया। अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले जब वो केदारनाथ आए थे तो वहां गर्भगृह में 5 कैमरे को लेकर पहुंचे थे, जबकि वहां का कैमरा ले जाना वर्जित है। इसके साथ ही अब आदि कैलाश आए हैं, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फोटो खींचना सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। वहां पर भी उन्होंने फोटोग्राफी कराई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप के बीच बीजेपी ने पीएम मोदी के दौरे की प्रशंसा की है। दो तीन चीजें हैं। एक तो जो हल्द्वानी जब 1-1.5 साल पहले आए थे, 2000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें जमरानी बांध इत्यादि बहुत सारी चीजें थी। उनमें से 10% पैसा भी नहीं आया। जितना पैसा नरेंद्र मोदी की उस यात्रा में खर्च हुआ था, उसका उतना पैसा भी हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों को नहीं मिला। 2000 करोड़ की पेंडिंग योजनाएं हैं, वो क्या हुआ? आज 4200 का फिर तुमने कर दी घोषणा और कारका इलेक्शन से 4 महीने पहले पूरी होगी क्या? खाली घोषणा। आप पैसा रिलीज कर दीजिए कब जाते, तो भी थोड़ी राहत हो। और आपसे मैंने आने से, दौरे से पहले आप लोगों से मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना, प्रचार मंत्री जी को, कि अगर उत्तराखंड में आए हैं तो कृपया करके कोई नया घाव दे के मत जाना। पहले केदारनाथ आए थे, गर्भगृह के नियमों को तोड़ के 5 कैमरे लेके गए। अब आदि कैलाश आए थे, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां लिखा हुआ है, बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि फोटो खिंचाना मना है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहां मोदी जी जो है फोटोग्राफी करवा रहे हैं। तो क्या हमारी आस्थाओं से खेलने के अलावा, खिलवाड़ करने के अलावा मोदी जी को कुछ नहीं आता? ऐसा लगता है एक आदमी आया फैंसी ड्रेस में आया हुआ है, लगता ही नहीं देश का प्रधानमंत्री आया। इस समय सर्वाधिक आवश्यकता मणिपुर और सिक्किम को है। सिक्किम टूट रहा है, डूब रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, हमारे देश का तो अंग है मणिपुर भी और सिक्किम भी। आप वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। उत्तराखंड क्यों? जहाँ देश में सर्वाधिक आवश्यकता आपकी है, आपको वहाँ होना चाहिए।
हे प्रभु हमारे प्रधानमंत्री को सुबुद्धि दे। देखिए, उत्तराखंड का बड़ा सौभाग्य है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तराखंड का जो विकास हुआ है वो दिन दूनी रात चौगुनी गति से हुआ है। और उत्तराखंड के प्रति उनका जो भाव है वो भी कहीं न कहीं उनकी इन यात्राओं से परिलक्षित होता है। पूर्व में केदारनाथ उनका बहुत बार आना हुआ, आज वो मानस खंड में गए और वहाँ पर भी जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखने में आया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को लोगों के साथ मिक्सअप किया, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए। 4200 करोड़ की योजनाएं उन्होंने यहाँ उत्तराखंड को समर्पित की हैं। और एक बड़ी चीज़ और हुई है कि जैसे हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, हम लोग रिलीजन बेस्ड टूरिस्ट सेंटर हैं, तो कहीं ना कहीं जो मानस खंड है और जो आदि केदार और आदि वो क्षेत्र हैं हमारे, जो पार्वती कुंड है, पुनः जागेश्वर है, इनकी भी ब्रांडिंग हुई है। और आप देखेंगे आने वाले समय में पर्यटक भी यहाँ पर बढ़ेंगे, जाके इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घर में मिनी बार खोलकर 6 पेटी शराब रखने की अनुमति देने की व्यवस्था से आबकारी विभाग ने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल मिनी बार पर चौतरफा हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी आयुक्त ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है। आबकारी विभाग की नई व्यवस्था में घर में 6 पेटी तक शराब का स्टॉक रखा जा सकता है, जिसमें लाइसेंस धारी व्यक्ति को घर में 1 पेटी अंग्रेजी शराब और 2 पेटी विदेशी शराब, 1 पेटी वाहन और 1 पेटी बियर रखने की अनुमति थी। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निशाना साधते हुए कहा कि वे कांग्रेसी के संगठनों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। इसी वजह से सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। कांग्रेस के संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और देवभूमि को शराब भूमि बनाने से बचाने के लिए तगड़ा विरोध जिले जिले ब्लॉक लेवल पर हुए हैं और जिससे दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी को अपना एक कदम पीछे खींचना पड़ा। देहरादून में मसूरी जाना अब और भी आसान होगा, क्योंकि उड़ान योजना के तहत अब आप हेलीकॉप्टर से मसूरी की सैर आसानी से कर सकेंगे। डीजीसीए सचिव श्री रविशंकर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत मसूरी में भूमि का चयन किया जा रहा है। इसके लिए एक विभाग से भूमि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये कार्य पूरा होगा वे सेवा जल्द ही शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि क्षेत्र में हवाई सेवा शुरू होने से मसूरी में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान जहां लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम बनेंगे, तो वहीं सैलानियों की तादाद में भी इजाफा होगा। सहस्त्रधारा हेलीपैड से मसूरी तक जो है एक उड़ान योजना के तहत जो है एक सेवा शुरू होने जा रहा है। उसके लिए अभी हम लैंड के संबंध में किसी विभाग से जो है हम एनओसी का अभी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो जो है लैंड का स्थिति जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्दी जो है वो देहरादून टू मसूरी उड़ान योजना के तहत वो हेली सेवा भी शुरू हो जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देहरादून में ग्रामीण विकास अपर सचिव नीतिका खंडेवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज यानी जीवंत गांव के लिए 510 स्कीमें बनाई गई हैं, जिन पर शासन की संतुष्टि हो चुकी है। इनमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग इस पर और भी आकर्षित हो। साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो जहाँ आप ये बात कर रहे हैं ज़्यादातर लोग प्लान कर रहे हैं या अपनी संस्कृति बोल रहे हैं। नहीं, आई थिंक वाइब्रेंट विलेजेस का अगर हम इम्पोर्टेंटली देखें तो आई वुड नॉट से कि संस्कृति बोल रहे हैं। वहाँ पे तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमें ट्रेडिशनल कल्चर देखने को मिलेगा।
वाइब्रेंट विलेजेस का जो ओनली इशू इज बिकॉज ये जितने भी विलेजेस हैं, लगभग हमारे 51 में से 41 विलेजेस सीजनल माइग्रेटेड विलेजेस हैं। तो हमारा बस एक थ्रस्ट एरिया ये रहता है कि लोग जब 3 महीने के लिए जाते हैं ऊपर या 6 महीने के लिए वहाँ जाते हैं, आमतौर पे उनका स्पैन वहाँ 6 महीने का रहता है, तो वो 6 महीने में एक तो उनका स्पैन बढ़े कि 6 की जगह थोड़ा ज़्यादा रहने, प्लस 6 महीने की यूटिलिटी अच्छी निकल के आए कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो आज की डेट में टूरिस्ट आपने देखा ये कहाँ तक लास्ट तक पहुँच चुका है। तो उस टूरिज्म को अगर हम ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो वहाँ पे जो 6 महीने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको एक इंसेंटिव होगा वहाँ रहने का। नहीं तो पता चले आने वाले टाइम में हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो 6 महीने का भी जो रहने का टाइम पीरियड है वो और कम हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो है वो है और वहाँ पे उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी। वहीं इसके साथ ही पलायन पर बोलते हुए ग्रामीण विकास अपर सचिव ने बताया कि जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं उनमें 41 विलेज ऐसे हैं जहां पर सीजनल माइग्रेशन होता है और यहां तमाम विलेज में संस्कृत पूर्ण रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि अधिकतर वाइब्रेंट विलेज में लोग 6 महीने प्रवास करते हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि वहां पर विकास करके वहां के लोगों को जो प्रवास हैं वो ज्यादा समय तक रहे ताकि टूरिज्म बढ़ सके और लोगों की आजीविका पर भी इसका असर हो। नहीं, आई थिंक वाइब्रेंट विलेजेस का अगर हम इम्पोर्टेंटली देखें तो आई वुड नॉट से कि संस्कृति बोल रहे हैं, वहाँ पे तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमें ट्रेडिशनल कल्चर देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट विलेजेस का जो ओनली इशू इज बिकॉज ये जितने भी विलेजेस हैं, लगभग हमारे 51 में से 41 विलेजेस सीजनल माइग्रेटेड विलेजेस हैं। तो हमारा बस एक थ्रस्ट एरिया ये रहता है कि लोग जब 3 महीने के लिए जाते हैं ऊपर या 6 महीने के लिए वहाँ जाते हैं, आमतौर पे उनका स्पैन वहाँ 6 महीने का रहता है, तो वो 6 महीने में एक तो उनका स्पैन बढ़े कि 6 की जगह थोड़ा ज़्यादा रहने, प्लस 6 महीने की यूटिलिटी अच्छी निकल के आए कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो आज की डेट में टूरिस्ट आपने देखा ये कहाँ तक लास्ट तक पहुँच चुका है। तो उस टूरिज्म को अगर हम ज़्यादा प्रमोट कर देंगे तो वहाँ पे जो 6 महीने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी इनकम बढ़ेगी और उनको एक इंसेंटिव होगा वहाँ रहने का। नहीं तो पता चले आने वाले टाइम में हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि वो 6 महीने का भी जो रहने का टाइम पीरियड है वो और कम हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो है वो है और वहाँ पे उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलनी चाहिए और सुविधा। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि एक तरफ सरकार पलायन रोकने की बात करती है तो वहीं युवाओं को बेरोजगारी की राह पर धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़े रोजगार को सरकार छीन रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि 4 साल बाद इस योजना के युवा बेरोजगार होकर पलायन करेंगे। उन्होंने कहा कि गढ़वाल रेजिमेंट, कमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और फर्स्ट नागा का घर हमारा उत्तराखंड है। हमारी पूरी इकोनॉमिक चौपट हो रही है। कैसे आपने हमारे सबसे बड़े रोजगार को छीन लिया। अग्निपथ योजना आप लाए, जो हमारा युवा सपने देखता था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता था, मेहनत करता था, अपने पिता की जैसी वर्दी पहनूंगा, स्टार्स पहनूंगा, बिल्ले पहनूंगा कहता था। आपने उन सब के सपनों को चूर कर दिया और आपने देश की सीमाओं के साथ साथ उत्तराखंड की तो पूरी इकोनॉमी चौपट कर दी। गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, फर्स्ट नागा का एक घर है हमारा उत्तराखंड और इस उत्तराखंड में हर गाँव से आधे से ज़्यादा लोग फौज में होते हैं। आज जब फौज नहीं रहेगी, वो 4 साल का जब रिटायरमेंट होगा, वो लड़का कहाँ जाएगा? पलायन ही तो होगा। आप पलायन रोकने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? अल्मोड़ा के रानीखेत, कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। आज रानीखेत के सोमनाथ मैदान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने 3 नागा रेजिमेंट को राष्ट्रपति ध्वजरंग प्रदान किया है। बता दें कि प्रेसिडेंट कलर्स असाधारण सेवा के लिए किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह समारोह कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के सेंट्रल के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड शुक्रवार को आयोजित किया गया। इस दौरान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने भव्य परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसके लिए सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि नागा रेजिमेंट का इतिहास वीर गाथाओं से भरा हुआ है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, यह भी बेहद अच्छा है। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि मैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ओर से भूषण प्रदान कर रहा हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को
विशेषकर बटालियन के सभी रैंक को बहुत शुभकामनाएं। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बेहतरीन रेजिमेंट है। नागा रेजिमेंट का इतिहास शौर्य, साहस और बलिदान की वीर गाथाओं से भरा है। रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रत्येक युद्ध और ऑपरेशन में हमेशा साहस और रण कौशल और उत्तम उदाहरण पेश किया है। उत्तम युद्ध कुशलता के लिए रेजिमेंट को गार्ड ऑनर, ग्रेड ऑनर तथा कई वीरता पुरस्कारों से सुशोभित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में आज 6वें विश्व आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के कई डेलीगेट शामिल हुए। दरअसल उत्तराखंड में डिजास्टर कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर आज यह डेमो कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन सचिव यू कास्ट के MD समेत वरिष्ठ पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट भी मौजूद रहे। देखिए, आज के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का दिन है और इसीलिए इस दिन को हमने चुना है इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को लॉन्च करने के लिए। ऑफिशियली आज हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं और आज से लेकर 1 दिसंबर जब तक हमारे पूरा कांग्रेस समाप्त होगा तब तक पूरे प्रदेश में एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन संस्थागत रूप से जन जन तक, गवर्नमेंट लेवल चाहे राज्य सरकार हो या पंचायती राज सरकार हो, हर लेवल पे इस नॉलेज को, इस ज्ञान को लेकर जाना है कि किस प्रकार से डिजास्टर को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव से लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं और इसमें आगे हम विकास के जो पूरी गति है उसको बरकरार रख सकते हैं। इस संदेश को लेकर जाना है। जसपुर में विपणन अधिकारी हेमचंद जोशी के निर्देशन में तोल सेंटरों का शुभारंभ कर दिया गया है। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए धान खरीद तोल सेंटर इंचार्ज के सिंह ने बताया कि वो वर्ष 2023 से 2024 की धान खरीद सरकार की ओर से निर्धारित मूल्यों पर शुरू कर दी गई है। सरकार के निर्देशानुसार 72 घंटों में भुगतान कर दिया जाएगा। 2023 से हमारी धान खरीद का सत्र 23-24 प्रारंभ हो चुका है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है शासन के द्वारा। आज दिनांक तक हमारी लगभग 1000 कुंटल की धान खरीद पूर्ण हो चुकी है और अब की बार धान कॉमन का रेट 2183 रुपये पर कुंटल और धान ग्रेड ए का रेट 2203 रुपये पर कुंटल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है MSP। तो सबसे पहली राहत तो पंजीकरण में मिल रही है, क्योंकि अब की बार पिछली बार जिनकी किसानों ने पंजीकरण कराए हैं उन्हें दोबारा से पंजीकृत कराने की जरूरत नहीं है और केवल उन्हें अपनी जो पंजीकरण की संख्या है उसको अपडेट करवाना है डिटेल को। यदि उसमें किसी बैंक खाते या किसी अन्य चीज़ में कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो वो किसान करवा सकते हैं, बाकी कोई नया पंजीकरण कराने की उनका आवश्यकता है। भुगतान के लिए शासन के द्वारा तो 72 घंटे का समय दिया गया है और खाते हमारे SRO के द्वारा खोल लिए गए हैं, तो भुगतान जल्दी से जल्द भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सर, तोल तो हो रही है लेकिन तोल ना के बराबर है और यहाँ ये धान जो तुला है इसके चट्टे लगे हैं। तोलने वालों को मैंने बताया, बाबूजी को बताया, तो कह रहे कि मिल वाले धान नहीं उठा पा रहे हैं और ये जब धान उठेगा तो उसके बाद में ये तोल मतलब आपकी जो है काम कर कि सर यहाँ जो माल तुला हुआ है वो उठ नहीं रहा, मिलों वाले माल ले नहीं रहे। यूँ इसके उठने की वजह से, ना उठने की वजह से जो धान है आगे लेबर तोल नहीं रही धान। सिर्फ अधिकारी तो तोलने को कह रहे हैं लेकिन लेबर नहीं तोल रही। लेबर कह रही हमारा माल घट रहा है, तो माल उठ नहीं रहा है, मिलों में माल उठ के जाए तो हम आगे तोलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देश के प्रसिद्ध और विख्यात पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने आज के बदलते पर्यावरण पर गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संतुलन ने आज मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। आज पर्यावरण के असंतुलन ने मनुष्य क्या पूरे प्राणी समुदाय का जीवन डामाडोल करके रख दिया है। इस विषय की चिंता की जरूरत बन गई। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पर्यावरण के बारे में जो सोच सुविचारित अंतःप्रेरित हो, तभी उसके
सुफल मिल सकते हैं। तो आज इस प्रकार का आयोजन राज्य सरकार ने मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसने वो किया, तो इसकी एक तरफ से प्रशंसा की। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुभव है उनका लाभ हम सब उत्तराखंड को मिलेगा। और उत्तराखंड में ये नहीं, हमारा पूरा हिमालय जो क्षेत्र है आज पर्यावरण बिगाड़ से बहुत ही संत्रस्त है। और इस प्रकार के आयोजन से एक दूसरे के अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। लेकिन असली बात तो यह है कि हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब प्रशासन जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है। इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन है। व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ घेर लेते हैं और कई दुकानदार अपने सामान को सड़कों तक लगा देते हैं। इस वजह से न सिर्फ बाजार में जाम की स्थिति होती है बल्कि बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। इसलिए व्यापारियों ने खुद सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर नवरात्रि से ही अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाने की मांग की है। हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जब से मैडम आई हैं तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है। ये हाल हो जाता है कि ग्राहक जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। फिर थोड़ा बहुत तो त्योहारों में होता ही है अंदर बाहर, हम इसके लिए बाहर से आते हैं खील खुलने वाले, और खील खुलने वाले जो होते हैं ना घटोली भी। देखिए, जैसे ही त्यौहार का सीज़न शुरू होता है, जो हल्द्वानी का हमारा ये सदर बाज़ार और यहाँ के अन्य बाज़ार हैं उसमें बाहर के लोग अपने खील खिलौने हो गए या मूर्ति की दुकान हो गई है उनको आगे की तरफ लगाते हैं, जिसमें पूर्व में भी पिछले साल भी इसमें कार्रवाई की गई थी, उनको सड़क खाली कराया गया था। अभी इन्होंने पूर्व में ही ज्ञापन दिया है और ये एक अच्छी पहल इन्होंने करी है कि इन्होंने खुद कहा है कि आप इस अभियान को चलाएं, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो इसमें मैंने जो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ दुकान लगाने के लिए उसके सत्यापन के लिए इसमें पुलिस के लिए पत्राचार किया जा रहा है, उनको निर्देशित किया गया है। साथ ही सहायक नगर आयुक्त को इसमें निर्देशित किया गया है कि आप इसमें समय समय पर अनाउंसमेंट करें कि रोड पे लोग किस तरीके का अतिक्रमण ना करें। साथ ही एक संयुक्त इसमें एक ड्राइव चलाया जाएगा जिसमें जो लोग रोड पर दुकान लगा रहे होंगे उनको निश्चित ही पीछे कराया जाएगा। फिलहाल अपनों उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।